Dear student, a very good morning to all of you. In this class, we will discuss chapter 8 under section 111 to 124 of the BNSS, which talks about the reciprocal arrangement for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property, which is one of the very new section which has been incorporated under the BNSS. अगर हम इस पूरे अध्याय को देखेंगे तो ये जो हेडिंग है वो स्पष्ट इंडिकेट कर रहा है कि कुछ आपसी एग्रीमेंट होंगे दो देशों या एक से भारत और एक भारत के बाहर रहने वाले किसी और देशों के बीच में, जो कि असिस्टेंस करेंगे इन सर्टेन मैटर, कुछ मामले में ये देश आपस में असिस्टेंस करेंगे एंड प्रोसीजर, प्रक्रिया के बारे में, फॉर अटैचमेंट एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। दो चीजों के बारे में है, अटैचमेंट और फोरफीचर की फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी के संबंध में दो देश आपस में असिस्टेंस और प्रोसीजर ले डाउन करेंगे। इससे संबंध में चैप्टर 8 के बारे में, चैप्टर 8 में प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, होता ये कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि भारत में कोई अपराधी जो है वो भारत में अपराध कमिट करने के बाद वो भारत के बाहर चला जाता है, या वो अपनी प्रॉपर्टी को भारत के बाहर के देशों में सिचुएटेड कर देता है, या उल्टा भी हो सकता है कि कोई भारत का रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर क्राइम करता है, या विदेशी व्यक्ति भारत में अपनी प्रॉपर्टी को रखता है। तो इस दोनों स्थिति में कि कैसे एक न्यायालय दूसरे देश में अगर व्यक्ति चला जाता है तो उसको लाने की प्रक्रिया और उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के संबंध में जो प्रक्रिया अडॉप्ट करेगी, इसी के संबंध में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की बात की गई है। इसमें इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ डिफिनेशन क्लॉज बताए गए, 4 या 5 डिफिनेशन हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में आएंगे। अतः इस डिफिनेशन क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही आवश्यक ये डिफिनेशन बताई गई है। पहला डिफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे ही हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर रहने वाला, भारत के बाहर में स्थित कोई कंट्री, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री थ्रू ए ट्रीटी और अदरवाइज, यानी कि संधि के द्वारा या किसी अन्य समझौते के द्वारा दो देश जो है आपस में दो देशों की सरकारें जो है वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है कि अगर उनके देश में कोई व्यक्ति इस तरह का आता है तो ऐसी स्थिति में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत वो उस देश को सौंप देंगे जिस देश के कोर्ट में वो मामला चल रहा है। दूसरा क्लॉज है आइडेंटिफाइंग इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड और यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि ऐसी संपत्तियां जिससे हमें प्रतीत होती है कि वो संपत्ति कमीशन ऑफ क्राइम में या तो उसका इस्तेमाल हुआ है या कमीशन ऑफ क्राइम में से वो प्रॉपर्टी संलग्न है, तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। Proceeds of crime, that is very important definition which has been laid down under this section 111. Proceed of crime का मतलब है means any property derived or obtained directly or indirectly by any person, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर डिराइव और ऑब्टेन की गई है बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर पूरे सेक्शन में अगर आप देखें इस चैप्टर के अंतर्गत तो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स का इस्तेमाल बार-बार, इस टर्म का इस्तेमाल बार-बार आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्टी मीन्स, जो कि हम लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 में भी देखा था कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और असेट्स डिराइव और यूज इन कमिंग, ऐसी सारी प्रॉपर्टी जो कि कॉर्पोरल हो सकती है, नॉन कॉर्पोरल हो सकती है, मूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो प्रॉपर्टी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में या तो इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ऑब्टेन थ्रू प्रोसीड ऑफ क्राइम, वो ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या तो कमीशन ऑफ क्राइम में हुआ है या फिर उसका वो डायरेक्ट जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी जो सेक्शन 3 की सेक्शन क्लास सी में डिफिनेशन क्लॉज में बताया गया प्रोसीड ऑफ क्राइम में जो इन्वॉल्व की है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्रॉपर्टी टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आएगी। अब आप लास्ट डिफिनेशन क्लॉज देखिए, ट्रेसिंग
सेक्शन 111 का जो ई क्लॉज है ट्रेसिंग को डिफाइन करता है। मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर। ट्रेसिंग का मतलब होता है प्रकृति, सोर्स, डिस्क्रिप्शन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रेसिंग का मतलब होता है कि ये सारी चीजें 5-6 चीजें बताई गई, या तो नेचर हो, प्रॉपर्टी का नेचर ट्रेस किया जा रहा हो, या उसका सोर्स से ट्रेस किया जा रहा हो, या डिस्पोजिशन ट्रेस किया जा रहा हो, या प्रॉपर्टी का मूवमेंट ट्रेस किया जा रहा हो, उसका टाइटल ट्रेस किया जा रहा है, या ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रेस किया था। ये मामला, इसका मतलब होता है ट्रेसिंग का। अब आइए सीधे सेक्शन 112 विच टॉक्स अबाउट द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देना फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए, जो हमें अभी पहली बार बताया था कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका मेन पर्पज ये है कि भारत के भीतर अगर किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर इंक्वायरी हो रही है और वो व्यक्ति या प्रॉपर्टी भारत के बाहर में स्थित है या भारत के बाहर वो व्यक्ति रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, वो सेक्शन 112 बात करता है। इफ इन अ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के किसी भी ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यदि वो व्यक्ति जो मामले का जांच पड़ताल कर रहा है या अन्वेषण कर रहा है, ऐसा आयोग इन्वेस्टिगेशन अफसर की एप्लीकेशन पर, या फिर और एनी ऑफिसर सुपीरियर टू रैंक ऑफ आयोग, या भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रैंक का कोई ऊपर का अधिकारी, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है या उसके ऊपर का कोई अधिकारी कोई एप्लीकेशन देता है, दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन ए कंट्री, कि इस मामले का एविडेंस जो है उस कंट्री में है, और प्लेस या भारत के बाहर किसी कंट्री के स्थान पर है, प्लेस इंडिया, एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो ऐसी स्थिति में कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगी टू अ कोर्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट, उस कोर्ट को जहां पर कि भारत के बाहर वो सिचुएटेड जो प्रॉपर्टी और व्यक्ति है, उस कोर्ट को या तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगी, या और एंड अथॉरिटी इन दैट कंट्री, उस कंट्री के किसी अथॉरिटी को, और प्लेस कॉम्पिटेंट डील विद सच रिक्वेस्ट, या ऐसे किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करेगी टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन, कि उस व्यक्ति का ओरली एग्जामिनेशन करे, सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट, जो कि फैक्ट उस मामले के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को एक्वेंटेड है इस केस के, एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, और उस व्यक्ति का स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे, मेड इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन के दौरान उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है उसको भी रिकॉर्ड करेगी, और थिंग विच मे बी इन हिज पोजीशन, और उस व्यक्ति के पोजीशन में अगर कोई थिंग्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको पर्टेनिंग टू द केस एंड द फॉरवर्ड एड द एविडेंस, और उस सारे स्टेटमेंट को, उस सारे डॉक्यूमेंटों को, उस सारे थिंग्स को उस व्यक्ति से लेने के पश्चात उस कोर्ट को सौंप देगी, जिस कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो भेजी थी। तो अगर आप पूरा का पूरा अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो इस सेक्शन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर के द्वारा रिक्वेस्ट आएगी। पहले इन्वेस्टिगेशन अफसर ने जो है वो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को ये बताएगा कि इस मामले का जो अभियुक्त है, इस मामले का जो अभियुक्त की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका डॉक्यूमेंट है, वो भारत के बाहर स्थित है। ऐसी स्थिति में कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या तो उसी भारत के बाहर आने वाले किसी कोर्ट को देगी जिसके जुरिडिक्शन में वो व्यक्ति रह रहा है या प्रॉपर्टी रह रही है, या फिर जो कोर्ट है वो भारत सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी कि उसे जो है भारत के बाहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को एग्जामिन करना है, या उसकी प्रॉपर्टी को या उसके डॉक्यूमेंट को वहां से वापस लाना है। तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार जो है उस देश की सरकार से जो है वो आग्रह करेगी, और फिर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के द्वारा जो है वो दूसरे देश कॉन्ट्रैक्टिंग देश जो है वो उस कोर्ट को सूचित करेगा, और वो फिर कोर्ट
जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में जैसे भी किसी व्यक्ति को अगर सम्मन और वारंट करने की या उसको एग्जामिनेशन करने की अपेक्षा की गई है, तो वो कोर्ट जो है इस व्यक्ति को एग्जामिन करेगा और उसको कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे प्रोड्यूस करने को कहेगा, और फिर वो कंट्रैक्टिंग स्टेट जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट जो है वो उस देश की सरकार को देगा, और वो देश की सरकार की भारत सरकार को देगी, और भारत सरकार के थ्रू जो है वो जो उस भारत सरकार के थ्रू सारे दस्तावेज को, सारे डॉक्यूमेंट को, सारे व्यक्ति के स्टेटमेंट को वो उस कोर्ट में दिया जाएगा जिस कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया गया था। तो ये जो एक प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी कि भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि भारतीय न्यायालय को भारत के बाहर के कोर्ट में कोई जुडिक्शन प्राप्त नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भारत के न्यायालय या तो सीधे उस कोर्ट से रिक्वेस्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भिजवाएगी, या फिर भारत सरकार के माध्यम से दूसरे देश की सरकार से जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, जो जिसमें आपने आपस में समझौता किया है, उस समझौते के तहत जो है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है अपने कोर्ट में को कहेगा कि वो जो LOR लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में जो बातें कही गई है उस बातें को जो है उसका एजुकेशन वो कराए। तो ये सेक्शन 111 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। सब क्लॉज 2 में कहा गया है द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच ए मैनर। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है उसी मैनर से एक देश से दूसरे देश जाएगी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस आशय से नोटिफाई करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कोई नोटिफिकेशन के द्वारा कोई प्रक्रिया विहित की गई है तो उस विहित प्रक्रिया का पालन जो है कोर्ट को करना होगा। तीसरा है एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव अंडर सब सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन 1 के द्वारा 112 के सब क्लॉज 1 में बातें कही गई है। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने LOR के तहत किसी व्यक्ति को एग्जामिन किया है, उसके डॉक्यूमेंट को लिया है, या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स में किसी वस्तु को उसने उस व्यक्ति से लिया है, तो सारे जो सेक्शन 1 के अंतर्गत जो सारी चीजें रिसीव की गई है शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर भारतीय कोर्ट को वो सारे डॉक्यूमेंट थिंग्स और व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो उस साक्ष्य में उसका इस्तेमाल उसी तरह से किया जाएगा जैसे कि भारत में अगर वो व्यक्ति या उस डॉक्यूमेंट को वो प्रोड्यूस किया गया था तो उसे पर्याप्त एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर विदेशी कोर्ट ने भी एक व्यक्ति को एग्जामिन किया है तो एग्जामिनेशन का स्टेटमेंट जो है उसको उस एविडेंस में वैसे ही दिया जाएगा जैसे भारतीय कोर्ट उस एविडेंस को लेती है। तो ये तीनों बातें कही गई है सेक्शन 112 सब क्लॉज 1 to 3 में। अब आइए सेक्शन 113 में बात की गई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। सेक्शन 113 जो है वो ठीक सेक्शन 112 का उल्टा है दोस्तों। 112 में भारतीय कोर्ट जो है वो LOR के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के माध्यम से विदेशी कोर्ट से ये आग्रह करती है कि किसी व्यक्ति को एग्जामिन करे, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे, उससे जो भी डॉक्यूमेंट या थिंग्स को प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस करवाए। ठीक उसी तरह से उसका उल्टा अगर विदेशी कोर्ट जो है वो भारतीय न्यायालय से या भारत के सरकार से LOR के तहत सेम इसी तरह का डिमांड करती है तो भारत की कोर्ट में कौन सा प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी वो सेक्शन 113 में कहा है। यहाँ सेक्शन 112 जो है भारत के बाहर के कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कोर्ट से भारत की सरकार भारत के न्यायालय या सरकार आग्रह कर रही है LOR के तहत, जबकि 113 में भारत की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यानी बाहर के देशों के द्वारा भारत में अगर कोई विदेशी अभियुक्त या इस तरह का व्यक्ति है तो सेक्शन 13 के तहत वो प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी। अपॉन रिसीट ऑफ ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कोर्ट, यानी कि भारतीय न्यायालय में अगर कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है और या फिर एन अथॉरिटी इन ए कंट्री, यानी कि भारत की सरकार के माध्यम से अगर कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भारत में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की सरकार ने भारत सरकार को कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिया है और प्लेस आउटसाइड इंडिया कॉम्पिटेंट टू इश्यू सच लेटर, जो कि इस लेटर को इशू करने में कॉम्पिटेंट है, तो ऐसी स्थिति में फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, यानी जिस तरह से इस कोर्ट ने व्यक्ति को एग्जामिनेशन किया था ठीक उसी प्रकार से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में अगर किसी व्यक्ति को एग्जामिनेशन की बात की गई है या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन की बात की गई है और थिंग इन और या किसी थिंग की रिलेशन की बात की है इन एन ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि इस मामले का अन्वेषण करने के लिए जरूरी है, दैट
द सेंट्रल गवर्नमेंट में इट डीम फिट, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दो प्रक्रिया अडॉप्ट कर सकती है। यानी कि अगर ऐसे देखें दोस्तों, भारत के बाहर के किसी कोर्ट को अगर भारत में किसी व्यक्ति से या भारत में किसी व्यक्ति के पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी उसको तलाश है, उसकी उसकी जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कंटेंटिंग स्टेट देगा और फिर भारत सरकार जो है ये दो कार्रवाई कर सकता है। पहली कार्रवाई कर सकता है फॉरवर्डिंग द सेम टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को जो कंटेंटिंग स्टेट ने भारत सरकार को दिया है उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को जो है वो किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ, जिसे कि भारत सरकार ने इसी के लिए अपॉइंट किया है कि कोई भी कंटेंटिंग स्टेट कोई अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है तो सीजीएम के माध्यम से या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के माध्यम से हु शैल देयर अपॉन समन द पर्सन, उस व्यक्ति को जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में जिस व्यक्ति की से अपेक्षा की गई है उस व्यक्ति को वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत उस व्यक्ति को समन करेगा बिफोर और उसको अपने पास बुलाएगा एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट और फिर उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और कॉस्ट टू डॉक्यूमेंट या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको वो प्रोडक्शन करने के लिए कहेगा और थिंग टू बी प्रोड्यूस या कोई थिंग्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहेगा। यानी विदेशी कोर्ट में यानी कंटेंटिंग स्टेट ने भारत सरकार से जो भी किसी कोर्ट के माध्यम से कोई किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को कहा गया या फिर थिंग्स को प्रोड्यूस करने को कहा गया, तो ये तीनों चीजें जो है भारतीय कोर्ट जो है वो उस व्यक्ति से लेगी और लेने के बाद सेंड द या एक तो ये कर सकती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएगी या फिर भारत सरकार ये कर सकती है सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर, उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को किसी पुलिस ऑफिसर को कहेगी अपॉइंट करेगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन और उससे कहेगी कि आप इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करिए और हु शैल देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर और फिर वो आयो जो है उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसी तरह से करेगा जैसे कि वो ऑफेंस जो है वो भारत के भीतर कमिट हुआ है। तो दो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, या तो सीजीएम के माध्यम से या जुडिशियल के माध्यम से सीधे एलओआर में जो एक्सपेक्ट किया गया है किसी व्यक्ति को एग्जामिनेशन करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करने के लिए, थिंग्स करने के लिए, वो सीधे कोर्ट कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो किसी पुलिस अधिकारी को अपॉइंट करेगा और कहेगा कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीजें पाई जाएगी वो चीजें वहां से लेकर वो कंटेंट स्टेट को के कोर्ट में पहुंचा दी जाएगी। और दूसरा है ऑल द एविडेंस, या ये बात दूसरी क्लास में कही गई है, ऑल द एविडेंस टेकन और कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, यानी इस सेक्शन 1 के तहत या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या फिर पुलिस अधिकारी के सामने जो भी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स आई है वो सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के बाद शैल बी फॉरवर्डेड ऑथेंटिकेट कॉपीज ऑफ द थिंग्स सो कलेक्टेड शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में भी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने के पश्चात एक व्यक्ति का स्टेटमेंट लेने के बाद या तो कोर्ट या तो फिर जुडिशियल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है वो जो है सारी चीजों को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो है वो उस लेटर आप रिक्वेस्ट करने वाले उस स्टेट को दे देगी और वो स्टेट जो है वो वहां के संबंधित कोर्ट को ये सारे डॉक्यूमेंट को वो सौंप देगी ताकि उस मामले का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ सके। ये बात सेक्शन 113 में बताई गई है। सेक्शन 114 बात करता है दोस्तों असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में जो है वो असिस्टेंस की बात की गई है। 114 सब क्लॉज कहा गया है वेयर ए कोर्ट इन इंडिया, जहां की भारत की कोई कोर्ट इन रिलेशन टू एनी क्रिमिनल मैटर, किसी क्रिमिनल मैटर के दौरान desire that warrant for an arrest of any person to attend or produce or document, किसी व्यक्ति को जो है वारंट इश्यू करती है कि कोई डॉक्यूमेंट या थिंग जो है वो कोर्ट में आकर प्रस्तुत करे और अदर थिंग्स इशूड बाय इट, जो भी और कोई और चीजें जो कोर्ट को डिजायर है तो शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द प्लेस इन कंटेंटिव स्टेट, उस कंटेंटिव स्टेट में जो है उसे वो वारंट जो है उसको एग्जीक्यूशन करना है। इट शैल सेंड सच वारंट इन ए डुप्लीकेट इन सच फॉर्म ऑफ, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है जो भारतीय कोर्ट है इस वारंट की
को डुप्लीकेट प्रति में भेजेगी और उस डुप्लीकेट प्रति को उस कोर्ट में यानी कंटेंटिंग स्टेट में जो कोर्ट है उसके जज को या उसके मजिस्ट्रेट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये वारंट भेजा जाएगा बाय नोटिफिकेशन, और उसमें साथ साथ स्पेसिफाई किया जाएगा कि जज को कौन कौन से कार्य जो है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत करने हैं। सेक्शन 14 को एक बार दोस्तों फिर से देखिएगा। सेक्शन 14 बात करता है कि सेक्शन 114 टॉक्स अबाउट द कि अगर 114 बात कर रहा है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के पर्सन को जो है ट्रांसफर करने के संबंध में असिस्टेंट करने के संबंध में धारा 114 में बात की गई है। धारा का 114 का सबसे एक कहता है कि वेयर ए कोर्ट इन इंडिया, भारत की कोई कोर्ट इन रिलेशन टू एनी क्रिमिनल मैटर, किसी क्रिमिनल मैटर के दौरान डिजायर दैट अ वारंट फॉर ए अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, जहां पे कि भारतीय न्यायालय को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए टू अटेंड और प्रोड्यूस और डॉक्यूमेंट, ताकि वो व्यक्ति खुद प्रोड्यूस हो सके या फिर कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सके, और थिंग issued by it shall be executed in any place in a contracting state। वो ऐसी स्थिति में वो अगर व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन जो है वहां के न्यायालय के द्वारा ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वो भारत में रहता तो किया जाता, और इसके लिए भारत के कोर्ट को जो है वो वारंट की डुप्लीकेट प्रति भेजनी पड़ेगी, और डुप्लीकेट प्रति उस जज या कोर्ट या मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की गवर्नमेंट जो है उस वारंट को उस व्यक्ति के ऊपर एग्जीक्यूशन करेगी। ये बात सेक्शन 114 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भारत का कोई भी क्रिमिनल अगर दूसरे कंट्री में जाके छुप गया है या तो उस देश की कोई या फिर उस देश का कोई क्रिमिनल भारत में आके छुप गया है, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एक दूसरे से समझौते के द्वारा जो है एक दूसरे की मदद करी या असिस्टेंस की जाएगी, और ताकि उस व्यक्ति को सिक्योरली जो है सुरक्षित जो है वो एक दूसरे की कंट्री में वापस लाया जा सके। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर भारत की कोई कोर्ट किसी क्रिमिनल मैटर में ये इच्छा रखती है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट वारंट इशू किया जाए ताकि वो खुद प्रोड्यूस हो सके, कोई डॉक्यूमेंट या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स उसे लिया जा सके, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है उस वारंट की एक डुप्लीकेट प्रति जो है उस कोर्ट में पहुंचाएगी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसी स्थिति में वो वहां की जो कोर्ट है वो उस वारंट का एग्जीक्यूशन जो है वो सुनिश्चित करेगी। 114 का सब क्लॉज 2 ये कहता है इफ इन ए कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एनी इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस, और यानी किसी ऑफेंस की इंक्वायरी के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी ऑफेंस की इंक्वायरी के दौरान एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेशन अफसर, यदि उस मामले का अन्वेषण करने वाले इन्वेस्टिगेशन अफसर के द्वारा कोई एप्लीकेशन दिया जाता है, एनी ऑफिसर सुपीरियर या तो आयोग के द्वारा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आयोग से ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा कोई एप्लीकेशन दिया जा रहा है, दैट द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन हु इज एनी प्लेस, यानी उस आवेदन में ये कहा गया है कि उसे उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जो कि भारत के बाहर किसी कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में वो छिपा हुआ है और उस मामले के कनेक्शन में वो उस व्यक्ति की आवश्यकता है, और अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है दैट सच अटेंडेंस इज सो रिक्वायर्ड इट शैल इशू ए समन और वारंट, ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट जो है समन और वारंट इशू करेगी डुप्लीकेट फॉर्म में अगेंस्ट द सेड पर्सन एंड सच कोर्ट और जज, और सच कोर्ट और जज जो है वो उस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करके उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएगी। जैसे कि सेक्शन 114 का सब क्लॉज 1 में कहा गया था कि अगर जो है किसी व्यक्ति को क्रिमिनल मैटर में कोर्ट डिजायर है
तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो उस वारंट को उस व्यक्ति के ऊपर एग्जीक्यूट कराएगी। और यहाँ पर सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान किसी आयोग को या आयोग के ऊपर रैंक के किसी पुलिस अधिकारी को किसी को उस व्यक्ति की अटेंडेंस की रिक्वायर है, तो सेम वही प्रोसेस अपराध करेगा कि स्टेट कोर्ट जो है वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा कि इस वारंट का एग्जीक्यूशन सुनिश्चित कराया जाए। और वो लेटर रिक्वेस्ट भारत सरकार के माध्यम से दूसरे देश की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के सरकार के पास जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की सरकार जो है वो तत्संबंधित कोर्ट को ये निर्देश दे सकती है या उसको कोर्ट को कहेगी कि ये एलओआर के तहत वो जो है लेटर में जो भी वारंट या का एग्जीक्यूशन कराया जाना है वो वारंट का एग्जीक्यूशन जो है वो कोर्ट कराएगी। तो ये बात सेक्शन 113 के सब क्लॉज 2 में कही गई। सेक्शन 113 के सब क्लॉज 3 में कही गई है कि वेयर ए कोर्ट इन इंडिया, जहां की भारत की कोई कोर्ट इन रिलेशन टू ए क्रिमिनल मैटर, किसी क्रिमिनल मैटर के दौरान हैज रिसीव अ वारंट, या ये दोनों जो है वो भारत के बाहर के कोर्ट में लागू होता है। और ठीक उसका उल्टा, अगर भारत के बाहर की कोई कोर्ट जो है वो भारत कोर्ट से कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत किसी व्यक्ति का वारंट एग्जीक्यूशन कराना चाहती है, तो यहाँ पर सब क्लॉज 3 में कहा गया है वेयर ए कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू ए क्रिमिनल मैटर हैज रिसीव अ वारंट फॉर अरेस्ट of any person requesting him to attend or produce or document or other thing is that court or before any other investigation agency issued by a central government judge or magistrate in a contracting state, the same shall be executed as if it is the warrant received by it from another court in India for execution within its local limits। स्पष्ट है दोस्तों, इसमें कोई बट नहीं है कि अगर भारत के बाहर का किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा अगर वहां के कोर्ट को किसी व्यक्ति को अरेस्ट कराना है, किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस कराना है, तो ऐसे स्थिति में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का जो कोई कोर्ट है वो कोर्ट पहले एलओआर जो है अपने देश की सरकार को देगा। उस देश की सरकार भारत सरकार को वो एलओआर भेजेगी और वो एलओआर भारत की सरकार जो है वो संबंधित जो जुडिक्शन में जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है या अपराधी छिपा हुआ है उस कोर्ट के जुडिक्शन वाले में आने वाले किसी मजिस्ट्रेट को या सीजीएम को वो एलओआर भेजेगी। और ऐसी स्थिति में उस एलओआर के तहत वारंट का एजुकेशन या प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड थिंग्स का एजुकेशन उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे कि भारत की बाहर की, जैसे एक कोर्ट से बाहर के जुडिक्शन वाले किसी कोर्ट के द्वारा कोई अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो वैसे ही उसी तरह से मानकर जो है भारत की बाहर के कोर्ट वाले का भी वारंट का एजुकेशन उसी प्रकार से कराया जाएगा। ये बात 114 की धारा 3 में कही गई है। 4 में बात की गई है वेयर ए पर्सन ट्रांसफर टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट परसुएंट टू सेक्शन सब क्लॉज 3 इज अ प्रिजनर इन इंडिया, यानी कि अगर 3 में सेक्शन 114 के सेक्शन 3 में अगर भारत के बाहर किसी कोर्ट में भारत के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति के वारंट को एग्जीक्यूशन के दौरान उसके अरेस्ट करने को कहा गया है, तो अगर ऐसी स्थिति में सेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति कोई प्रिजनर है, यानी कि भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस किया है, उसका मामला ट्रायल भारत के बाहर के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में चल रहा है और उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को वो व्यक्ति की आवश्यकता है जो भारत में रह रहा है और भारत में रह ही नहीं रहा है बल्कि भारत के कोर्ट में वो प्रिजनर के रूप में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जो भारत के बाहर भी क्राइम किया है और भारत के अंदर भी क्राइम करके वो जेल में है, यानी प्रिजनर के रूप में रह रहा है और उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट मे इंपोज सच कंडीशन दैट कोर्ट और गवर्नमेंट डीम इट फिट। तो ऐसी स्थिति में उस प्रिजनर को उस कोर्ट को सौंपने से पहले भारत सरकार चाहेगा तो कोई उस पर शर्त लगा सकता है। यही बात सेक्शन 113 के सब क्लॉज 4 में कहा गया है। 5 में कहा गया है वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया परसुएंट इन सेक्शन 1 और 2 इज ए प्रिजनर in a contracting state, the court in India shall ensure that conditions subject to which the prisoner is transferred to India are compiled with such a prisoner shall be kept in such custody subject to such condition as the central government may enact। यहाँ पर 114 का सब क्लॉज 5 ये कह रहा है कि यदि सब क्लॉज
2 के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से लेकर भारत आ गए हैं, यानी कि अगर भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है और वहां पर वो प्रिजनर है और उसे उसके कस्टडी से हटाकर भारत में वो ऐसे व्यक्ति को लाया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई, ताकि वो व्यक्ति के खिलाफ किसी क्रिमिनल ट्रायल को चलाया जा सके और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सौंपने से पहले भारत वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है वो कुछ कंडीशन लगाई है, तो उस कंडीशन को भी भारत के कोर्ट के द्वारा वो सारे फुलफिल किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ देखा गया है, जैसे देखिए सेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर भारत में कोई प्रिजनर है और उसी प्रिजनर को कोई बाहर के देश के कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में उस प्रिजनर को रिक्वायरमेंट है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उस प्रिजनर को अपने यहाँ मंगा रही है तो भारत सरकार जो है तो उस प्रिजनर पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है यहाँ से जाने से पहले। ठीक उसी प्रकार से अगर भारत के बाहर कोई प्रिजनर्स है और उस प्रिजनर को भारतीय कोर्ट को आवश्यकता है और भारतीय कोर्ट उसे वापस बुला रही है, तो ऐसे स्थिति में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उस प्रिजनर को देने से पहले अपने यहाँ भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है। अगर उस प्रिजनर के ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने लगाया है तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के जो लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भारत सरकार भी और भारतीय कोर्ट भी उस टर्म्स एंड कंडीशन के कंप्लायंस में ही वो सारे काम उस प्रिजनर्स के थ्रू जो है वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगी, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लागू होगा। बाकी भारतीय कोर्ट जैसे चाहे उस मामले का ट्रायल में उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ये बात सेक्शन 114 के सब क्लॉज 5 में कही गई है। अब आइए सेक्शन 115 के 3 क्लॉज को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये बात की गई असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब तक बात हो रही थी व्यक्ति के ट्रांसपोर्टेशन की, अब बात हो रही है उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और फॉरफीचर की बात सेक्शन 115 में की गई। यानी व्यक्ति की बात नहीं करता बल्कि प्रॉपर्टी के फॉरफीचर या अटैचमेंट की बात कर रहा है। वेयर अ कोर्ट इन इंडिया हैज रीजनेबल ग्राउंड, जहां की भारतीय कोर्ट को ये रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने का दैट एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन इन एनी पर्सन इज डिराइव और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सच पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इट मे मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट of forfeiture of such property as it may be deem it fit under the provision of section 116 to 122। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर बात की गई है कि अगर भारतीय कोर्ट में अगर आप देखें तो सेक्शन 115 अगर आप देखें सेक्शन 115 की बात करें तो यहाँ पर जहाँ भारत की कोर्ट को यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है या विश्वास करने का कि कोई भी प्रॉपर्टी जो क्राइम में शामिल है या फिर उसे कमीशन ऑफेंस में इस्तेमाल किया गया है, एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द क्राइम और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ क्राइम, तो ऐसे मामले में कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को या तो अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है या फिर फॉरफीचर का ऑर्डर दे सकती है। और ये अटैचमेंट और फॉरफीचर जो है सेक्शन 100 जो बाद वाले सेक्शन है सेक्शन 116 से लेकर 22 तक में जो प्रोसीजर बताया गया है उसी प्रोसीजर के द्वारा उसका अटैचमेंट और फॉरफीचर सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर 2 में कहा गया सब क्लॉज 2 में वेयर अ कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट और फॉरफीचर, जहां पर भी कोर्ट जो है सेक्शन 1 के तहत अटैचमेंट और फॉरफीचर का कोई ऑर्डर दे रही है, तो ऐसी स्थिति में एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सिचुएटेड है, यानी कि कोई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को फॉरफीचर और अटैचमेंट का आदेश दे रही है और कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सिचुएटेड है, द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है एलओआर के तहत लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत और या फिर किसी अथॉरिटी के तहत यानी भारत सरकार के माध्यम से इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने के लिए वो भारत या तो भारत सरकार से कहेगी या उस कोर्ट से कहेगी जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के किसी कोर्ट से वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देकर उस अटैचमेंट और फॉरफीचर के ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूशन करने का निर्देश या रिक्वेस्ट कर सकती है। तीसरा है वेयर एलओआर इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर तो भारतीय सरकार जो है वो
कंट्रेक्टिंग स्टेट के गवर्नमेंट से या उसके कोर्ट से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत प्रॉपर्टी को अटैचमेंट या फोरफीचर करने का आग्रह करेगी। और यहाँ पर कंट्रेक्टिंग स्टेट जो है भारत सरकार से जो है किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का फोरफीचर और अटैचमेंट करने का आदेश के एजुकेशन को जो है वो करने का आदेश वो करने का रिक्वेस्ट करेगी। यानी बात कही गई है वेयर LOR इज रिसीव्ड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी in a contracting state requesting attachment or forfeiture of a property in India by any person from the commission of offence in that contracting state, the central government may forward such letter to request to the court for its execution। साफ साफ यहाँ कहा गया, ठीक उसी का उल्टा कहा गया है कि अगर जो है अगर यहाँ पर कहा गया है यदि भारत सरकार अपने किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से के किसी कोर्ट से जो है कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट प्राप्त करती है जिसमें किसी प्रॉपर्टी के फोरफीचर या अटैचमेंट की बात की गई है, तो भारत जो कि भारत में सिचुएटेड है जो किसी क्राइम के रिलेशन में पाई या कमीशन ऑफ ऑफेंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इस्तेमाल हुआ है, ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रैक्टिंग स्टेट से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को उस कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी। यानी कि अगर कंट्रैक्टिंग स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट फोरफीचर करने का रिक्वेस्ट किया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी जो यहाँ पर सिचुएटेड है उस कोर्ट के न्यायालय को ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगी और फिर वो कोर्ट का न्यायालय जो है उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के तहत सेक्शन 116 से 122 तक के BNSS की धाराओं के में जो प्रक्रिया दी गई है उसको प्रक्रिया को विहित करते हुए जो है उसका एजुकेशन सुनिश्चित कराएगी। थैंक यू।